Assalamu alaikum, dear students of 8th class. I'm your concerned SST teacher Sajad Ahmed. Hope all are you doing well. Today we are going to discuss another chapter from your civics portion, that is chapter number 6, Understanding Our Criminal Justice System. यानी कि हमारे मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी को कानून की खिलाफ वर्जी करते देखते हैं तो हम फौरन पुलिस को इत्तला देने के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा या तो हकीकी ज़िंदगी में या फिल्मों में पुलिस अफसरान रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अफराद को गिरफ्तार करते हैं। लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस के किरदार की वजह से हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये पुलिस है जो फैसला करती है कि कोई शख्स मुजरिम है या नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। पुलिस का काम है मुजरिम को गिरफ्तार करना, एफआईआर दर्ज करना, बाद में अदालत में हाजिर करना। उसके बाद ये जज का काम होता है कि वो मुजरिम को सबूत की बिना पे सज़ा देता है या बाइज्जत बरी करता है। बल्कि ये पुलिस का काम नहीं है कि वो किसी मुजरिम को पकड़े और सज़ा दे। सबसे पहले उसे अदालत में हाजिर करना होता है। वहाँ इस बात का फैसला होता है कि गिरफ्तार शुदा शख्स मुजरिम है या मासूम। तो अब आपको समझ आ गया कि पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करती है, बाकी जो लोग समझते हैं वो सच से बहुत दूर है। किसी शख्स की गिरफ्तारी के बाद ये कानून की अदालत है जो फैसला करती है कि मुल्ज़िमान मुजरिम है या नहीं। आइन के मुताबिक हर फर्द को जिस पे जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया है उसे मुनसिफाना ट्रायल देना होगा। क्या आप जानते हैं कि मुनसिफाना आजमाइश का क्या मतलब है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन है? इस बाब में हम चोरी का एक ख्याली केस इस्तेमाल करते हैं और इस अमल को उजागर करने के साथ साथ फौजदारी निज़ाम इंसाफ में मुख्तलिफ अफराद के किरदार को भी उजागर करते हैं। ज़्यादातर मुकदमात एक ऐसे अमल से गुज़रते हैं जो हमारे अफसानवी केस में ज़ेर बहस हैं। लिहाजा इन अमलों को समझने के साथ साथ मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में मुख्तलिफ अफराद के किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी मौका पैदा हो तो आप इन अमलों से आगाह हो जिन पर अमल किया जाना चाहिए। यहाँ पे हम मुंबई के एक केस को ज़िक्र में लाते हैं और इससे आपको समझ आएगा। ये केस है 18 जुलाई 2006 का। मुंबई में मिसिज शिंदे अपने अपार्टमेंट में मलबूस हो रही थी, यानी कि तैयार हो रही थी। वो 1 घंटे से ज़्यादा अरसे से अपने सोने की चेन को ढूंढ रही थी। उसका हस्बैंड उसे कह रहा है, जल्दी करो, हम शादी में देर करने वाले हैं, हमें देर हो जाएगी। मिसेस शिंदे अपने हस्बैंड से कह रही है, मुझे अपने सोने की चेन नहीं मिल रही है, ये ड्रावर में नहीं है। मुझे शुबा है कि शांति ने इसे चोरी किया होगा। वो हमेशा मेरे कमरे में धूल झोंकती रहती है, यानी कि वो हमेशा मेरे कमरे में ज़्यादा वक्त बिताती है सफाई करने में। शांति हेम्ब्रम पिछले 3 सालों से उनके घर में काम कर रही थी। मिस्टर शिंदे शांति से कह रहा है, शांति, क्या तुमने अब चोरी करना शुरू कर दिया है, वो भी हमारे घर में? ज़रा तुम अपना ट्रंक लाओ, मैं उसकी तलाशी लेता हूँ।
क्योंकि तुमने मिसेस शिंदे की सोने की चेन को चोरी किया है। मैं तुम्हारे ट्रंक की तलाशी लेना चाहता हूँ। हमने पुलिस को बुलाया है, लिहाजा अगर आपके पास सोने की चेन है तो उसे अभी वापस करो। मिस्टर शिंदे ने शांति के ट्रंक की तलाशी ली और उसमें एक लिफाफा मिला जिसमें 10,000 रुपये थे। वो शांति को चीखते हुए कहता है कि ये वो रकम है जो तुमने सोने की चेन को बेचकर हासिल की है। शांति क्या कहती है? साहिब, मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से ये पैसा बचा रहे हैं। हम अपने गांव जाने पर बेल खरीदना चाहते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि वो बेगुनाह है, लेकिन मिस्टर शिंदे थाने चले जाते हैं और वहाँ पे उसे पुलिस वाले कहते हैं बताओ क्या बात है, और वो कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करवाने आया हूँ। पुलिस वाला कहता है कि किसके खिलाफ? वो उसे कहता है कि मैं अपनी नौकरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आया हूँ, जिसका नाम शांति है, जो मेरे घर में नौकरानी है। उसने मेरी बीवी का हार चुरा लिया है। ये सब सुनने के बाद सब इंस्पेक्टर एसआई राव ने मिस्टर शिंदे की एफआईआर दर्ज की। सब इंस्पेक्टर राव मिस्टर शिंदे के साथ उसके घर चले जाते हैं और कहते हैं मैं अब वो बयानात लिखूंगा जो मिस्टर और मिसेस शिंदे इस चोरी के बारे में देते हैं। मुझे इस लिफाफे पर मोहर लगाने दें जिसके पास पैसे हैं और मैं इसे बतौर सबूत अपने साथ ले जाऊं। मैं शांति को गिरफ्तार कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ महिला पुलिस कर्मचारी होनी चाहिए जो शांति को गिरफ्तार कर सकती है, बल्कि मर्द पुलिस वाला कभी भी औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और शिंदे कह रहा है कि मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ। शांति चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उससे उसके पैसे न चुराए जाए, क्योंकि ये उसने मेहनत से कमाए हैं, बल्कि ये चोरी के नहीं है। मैंने सोने की चेन या सोने का हार नहीं चुराया है, बल्कि ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। अगले दिन यानी कि 19 जुलाई 2006 को शांति के भाई सुशील जेल पहुंचते हैं और एसआई राव से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि उसकी बहन शांति को रिहा करे। एसआई राव शांति के भाई से कहते हैं इसने सोने की चेन चोरी की है, उसी जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया है। आप अदालत जाकर जमानत का हुक्म हासिल कर सकते हैं। शांति का भाई एसआई राव से कहता है लेकिन मैं वकील लेने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा और कौन इसके लिए यकीन दहानी कराएगा? आपने हमारी सारी बचत यानी कि 10,000 रुपये ले लिए और उस पर मोहर लगा दी। एसआई राव सुशील को ज़बरदस्ती 2 दिन तक थाने में रखता है। सुशील को एसआई राव और दीगर पुलिस कांस्टेबलों ने ज़्यादती और उसकी बहुत मारपीट की। वो कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि वो इस बात को तस्लीम करे, इस बात का एतराफ़ करे कि वो और उसकी बहन शांति घरेलू मुलाजमों के एक ग्रोह के सरबराह हैं जिन्होंने दूसरे घरों से जेवरात चोरी किए हैं। एसआई राव उन पे बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद करता है और उन्हें ये इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए मजबूर करता है। शिंदे के पड़ोस से जेवरात की चोरी की दीगर शिकायत मौसूल हुई हैं, जैसा कि सुशील
दोहराता है कि वो एक बेगुनाह फैक्ट्री वर्कर है। पुलिस ने इसे 2 दिन बाद छोड़ दिया। 23 अगस्त 2006 को क्या होता है? अगरचे अदालत ने 1 माह के बाद शांति की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन वो 20,000 रुपये के ओझ किसी को भी इसके जामन होने के काबिल नहीं कर सकी, इसलिए वो जेल में ही रही। वो बहुत सदमे का शिकार है और परेशान है कि मुकदमे के दिन उसके साथ क्या होगा, यानी कि समाअत के दौरान उसके साथ क्या होगा। अब वो यही सोचती है कि उसका क्या होगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और फिर भी मैं जेल में हूँ क्योंकि मैडम मुझ पर शक करती है, और जो पैसा हम बचा रहे हैं क्या मैं उसे कभी वापस ले पाऊंगी, वापस हासिल कर पाऊंगी। 14 सितंबर 2006 को क्या हुआ? पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। अदालत शांति को गवाहों के बयानात समेत चार्जशीट की एक कॉपी देती है। शांति ने अदालत को बताया कि उसके पास चोरी के इस झूठे केस के खिलाफ अपना दिफा करने के लिए कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट ने एडवोकेट कमला राय को हुकूमती खर्च पर शांति का वकील मुकर्रर किया। आइन के आर्टिकल 22 के मुताबिक, यानी कि आर्टिकल 22 हर शख्स को बुनियादी हक देता है कि वो वकील के ज़रिए अपना दिफा करे। आइन का आर्टिकल 39A रियासत पर फ़र्ज आयद करता है कि वो किसी ऐसे शहरी को वकील फराहम करे जो गुर्बत या दीगर माजूरियों की वजह से किसी से मुंसलिक नहीं हो सकता। एडवोकेट कमला राय ने शांति से अदालत में मुलाकात की। यहाँ मेरे केस पेपर्स हैं। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने अपने मालिकिन के यहाँ सोने की चेन चुराई है, जो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। शांति अपनी वकील कमला राव से ये अल्फाज कहती है। शांति अपनी वकील से मज़ीद कह रही है कि उन्हें मेरे ट्रंक में से 10,000 रुपये मिले और ये कहा कि ये वो रकम है जो उसे सोने की चेन बेचने से मिली है, बल्कि ये वो रकम है जिसे हम दोनों मिल के बचा रहे थे ताकि हम अपने गांव जाने पे बेल खरीद सके। 11 दिसंबर 2006 को केस की सुनवाई शुरू होती है और कोर्ट मिसेस शिंदे की चुराई हुई चेन का मसला उठाती है और शांति के ट्रंक से बरामद किए 10,000 का मसला उठाती है, जिस पे ये इल्ज़ाम लगा होता है कि ये उसने सोने की चेन बेचकर हासिल की है, बल्कि वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये मेहनत के पैसे हैं और मैं बेगुनाह हूँ, मैं मुकदमे का दावा करती हूँ। 8 मार्च 2007 को सरकारी वकील इस केस में रियासत की जानिब से पेश होता है। वो मिसेस और मिस्टर शिंदे को एक अहम गवाह के तौर पर पेश करता है। वकील मिसेस शिंदे से सवाल करता है, तो मिसेस शिंदे मुझे बताइए कि आपके सोने की चेन कैसे गायब हुई? तो मिसेस शिंदे वकील से कहती है कि मैंने अपने सोने की चेन अपने दराज यानी कि ड्रॉर में रखी हुई थी और उसे शांति ने चुरा लिया है, क्योंकि मेरे कमरे में शांति के अलावा और कोई दूसरा नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके ट्रंक की तलाशी ली और
ہم نے ایک لفافے میں 10,000 روپے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شانتی کو یہ رقم میری سونے کی چین بیچنے سے ملی، وہ چور ہے۔ دوسرا ایڈوکیٹ رائے استغاثہ کی گواہ مسز شنڈے سے جرح کرتا ہے۔ تو آپ جو بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے شانتی کو سونے کی چین چوری کرتے نہیں دیکھا، نیز ان 3 سالوں میں جو اس نے آپ کے لیے کام کیا ہے گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ آپ اسے باقاعدگی سے ہر ماہ 1,000 روپیہ تنخواہ بھی دیتے تھے۔ 20 اپریل 2007 کو کیا ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ رائے سشیل اور اس کے آجر کو بطور دفاعی گواہ جانچتے ہیں۔ ان کی شہادتوں کے ذریعے وہ یہ ظاہر کرنے کے قابل ہیں کہ شانتی کے ٹرنک میں پائے جانے والے 10,000 روپے سشیل اور شانتی کی کمائی ہو سکتی ہے۔ 14 مئی 2007 کو سماعت پھر سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ مقدمہ مکمل ہونے کے قریب ہے، سشیل کو معلوم ہوا کہ انسپکٹر شرما نے نوجوانوں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو کہ شندے کے پڑوس سے زیورات چوری کر رہے ہیں۔ مسز شندے کے بیٹے کے کچھ دوست اس گروہ کا حصہ ہیں۔ مسز شندے کی سونے کی چین ان سے پائی گئی ہے۔ سشیل ایڈوکیٹ رائے کو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایڈوکیٹ رائے اب انسپکٹر شرما کو دفاعی گواہ بناتا ہے۔ وکیل انسپکٹر شرما سے کہتی ہے، انسپکٹر شرما، کیا آپ ہمیں دکھا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا ہے؟ انسپکٹر شرما کیا دکھاتے ہیں؟ وہ چین کو دکھاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں مسٹر شندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں واقعی یہ میری مسز کی سونے کی چین ہے۔ انسپکٹر شرما کیا کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکوں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا جس نے سونے کی چین چوری کی تھی۔ ان لڑکوں نے اعتراف کیا ہے، یہ قبول کیا ہے کہ انہوں نے ہی سونے کی چین چوری کی تھی۔ 15 جولائی 2007 کو کیا ہوتا ہے؟ جج تمام گواہوں کی گواہی سنتا ہے۔ انسپکٹر شرما کی گواہی کے بعد ایڈوکیٹ رائے نے جج کے سامنے دلیل دی کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شانتی بے قصور ہے اور اسے باعزت بری قرار دیا جانا چاہیے۔ شانتی، آپ اس طرح چوری کے الزام سے بری ہو گئے ہیں۔ پولیس آپ کو وہ 10,000 روپیہ دے دے گی جو انہوں نے سیل کیے تھے۔ اپنے تحریری فیصلے میں نے ایس آئی راؤ کے اس طرح کی ناقص تفتیش میں کردار کو اجاگر کرنے کی بات کی ہے جس کی غفلت شعاری کی وجہ سے آپ کو اتنے عرصے تک جیل میں رہنا پڑا۔ مذکورہ بالا واقعہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوجداری انصاف کے نظام میں 4 اہم کھلاڑی پولیس، پبلک پراسیکیوٹر، دفاعی وکیل اور جج ہیں۔ آپ نے مذکورہ بالا کیس میں ان میں سے ہر ایک کے کردار کو دیکھا ہے۔ اب آئیے ان کے کردار کو عام طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے والے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے واٹس دا رول آف دا پولیس ان انویسٹیگیٹنگ اے کرائم، یعنی کہ جرائم کی تحقیقات میں پولیس کا کیا کردار ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔